फ्रेंड्स, अशोक का इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीआईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम 48 वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें हम 1979 का पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम 8 पार्ट तक उसके पार्ट बनाए थे, लगभग 25-25 क्वेश्चन के। ठीक है, तो इस तरह से वो एक पार्ट समाप्त हो गया, अर्थात 1979 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम वर्ष 1980 में आ गए। ठीक है, 1980 अर्थात 1980 में आ गए। इसमें हम पार्ट 1 बना रहे हैं। इसमें शुरू के 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से संबंधित थे, तो उसको मैंने हटा दिया है। 21 नंबर प्रश्न से हम ले रहे हैं, जिसमें हम जीएस के सारे प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हम नहीं कराएँगे, उसको हम सीसैट में ले सकते हैं। ठीक है, अगर सीसैट का आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, आप लोग कमेंट करोगे, तो हम सीसैट में अगर कोई भी प्रश्न पीछे का है तो उठा लेंगे। हालाँकि उसकी ज़रूरत है नहीं, सीसैट का कायदे से 2011 से ही पेपर लगाएँगे हम। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से सीरीज़ ये चलेगी। आप लोग देखिए कमेंट नहीं करते हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये सीरीज़ें शुरू करने में थोड़ा-सा हम हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर चलते हैं हम सीधे पढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि ये कोचिंग, ये सेंटर, ये एक तरीके से चैनल जो है केवल पढ़ाई के पर्पज़ से ही बनाया गया है, तो सिर्फ़ पढ़ाई की बातें ही यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 21 नंबर है, यहाँ पर कह रहा है प्राचीन भारत का सबसे महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो इस ऑप्शन से आपको बताना है। ए मेगास्थनीज, बी पाणिनि, सी मनु और डी कौटिल्य। अब आपको इनमें से कौन विधि निर्माता सबसे महान विधि निर्माता माना जाता है प्राचीन भारत का? तो आपको पता होना चाहिए, इसका जल्दी से आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर प्रश्न के अनुसार सी ही होगा। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सही उत्तर सी है। प्राचीन भारत में मनु को सबसे पहला और महानतम विधि निर्माता लॉ गिवर माना जाता है। उनके द्वारा मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र को हिंदू कानून संहिता का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। ठीक है, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक उनकी इंडिका लिखी थी उन्होंने। ठीक है, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों मिलान करने में, तो आप लोग थोड़ा-सा इसको याद रखना, क्योंकि वर्तमान समय में मिलाने को दे देगा। एक तरफ मेगास्थनीज लिख देगा और एक तरफ उसको इंडिका लिख देगा इस तरह से। ठीक है, फिर एक तरफ लिख देगा पाणिनि लिख देगा और एक तरफ लिख देगा अष्टाध्यायी। अब पूछ लेगा अष्टाध्यायी। ठीक है, इस तरह से। फिर इस तरफ लिख देगा कौटिल्य और इधर लिख देगा अर्थशास्त्र। अब ऊपर नीचे लिख देगा कि निम्नलिखित में से कितने सही है, मतलब सही मिलान है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। वर्तमान समय में आपने पेपर देखा होगा, तो इस तरह के पेपर बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ से फैक्ट वगैरह जो भी हो आप यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग इतिहास को प्राचीन भारत से एनसीईआरटी के माध्यम से आप कवर करते रहिए। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य मौर्य काल के महान अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बना देता है दोस्तों, तो हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए सारनाथ, बी रोशनी। ठीक है, यहाँ कुछ और ऑप्शन होगा, ऑप्शन थोड़ा सा इंग्लिश में वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, कुछ कहीं कहीं जगह उल्टा सीधा कर देता है, फिर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी सी गलती होती है। सी बोधगया और डी वैशाली। इसको हटा भी दोगे तो इन 4 में से 3 में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर एक ए होगा सारनाथ। और सारनाथ को अभी 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, तो इसको याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बना सकता है, इसलिए यहाँ से आपको ये फैक्ट मिल जाएगा। और कवर ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे यूपीएससी में। ठीक है, और फिर यहीं से मिल जाएंगे, तो फिर आप कहोगे कि सर ने देखिए पढ़ाया था और यहाँ पर फंस गया। ठीक है, तो फंसेगा जरूर दोस्तों कुछ ना कुछ, क्योंकि इसीलिए हमने 1979 से उठा रहे हैं प्रश्न। ठीक है, तो सारनाथ इसका आंसर है। पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, मैं अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, फिर धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ कहा जाता है? तो बौद्ध परंपरा में इस पहले उपदेश की घटना को, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर बोध गया किस लिए संबंधित है उससे? तो बिहार के बोध गया में उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें। ठीक है, तो बोध गया में उन्हें बोध माने क्या होता है? ज्ञान। बोध गया स्थान का नाम है, तो बोध गया में उनको बोध प्राप्त हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को। फिर वैशाली, यह बौद्ध धर्म का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां बुद्ध ने कई उपदेश दिए और बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है,
आगे चलते हैं हम। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, जिसके जीके गोखले लिख दिया है, के एम रॉय, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, और बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर बताइए आप मुझे जल्दी से। इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, हम कोष्टक में आपका जीके गोखले लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना था। ठीक है, और देश की सेवा के लिए कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रशिक्षित करना था। ठीक है, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो ये याद रखना आप, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, अन्य विकल्प महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, लेकिन वे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे। कौन सी सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, शक युग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 78 ईस्वी में, 120 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में? इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए 78 ईस्वी में। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क के राज्यारोहण सिंहासन पर बैठने के समय हुई थी। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को देश के राष्ट्रीय शाके कैलेंडर के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया था। विशेषता, इस कैलेंडर का महीना, पहला महीना चैत्र होता है और समान वर्ष में या 22 मार्च को लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए बोल रहा है, शक संवत के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वर्ष 1919 किससे संबंधित है? दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा इंसिडेंट, बंगाल का विभाजन। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कई बार देखिए, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है इसको घुमा घुमा करके। ठीक है, इस बार भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए आप यूपीएससी को ये मत सोचना कि यूपीएससी रिपीट नहीं करता, रिपीट करता क्वेश्चन, लेकिन दूसरे तरीके से रिपीट करता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा देगा, कुछ इधर उधर कर देगा। इसलिए जो है, आपने किसी चीज को अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, यह दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध बुलाई गई एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुई थी, जहां जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट। ठीक, वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भी पारित किया था, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले। ठीक, अन्य विकल्प है दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून के विरोध में शुरू किया था इसे। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट, यह घटना 1922 में गोरखपुर में हुई थी, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन, यह लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी से किसका नाम जुड़ा है? ए अकबर का, बी बाबर का, सी शाहजहां का, डी हुमायूं का? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अकबर का नाम इससे जुड़ा हुआ है। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ए अकबर ही है। स्थापना, मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी। ठीक है, राजधानी, अकबर ने इसे अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया और लगभग 1571 से 1585 तक यहाँ से शासन किया था। ठीक है, प्रमुख इमारतें, यहाँ स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई महल और सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में ही। अन्य विकल्प, बाबर, शाहजहां, हुमायूं भी मुगल शासक थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी का निर्माण इतिहास मुख्य रूप से अकबर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये तो कहता ना अलग ही हो गया। आगे चलते हैं हम। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड कर्जन ने, सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हो, तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इसका आंसर है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रशासन को सुव्यवस्थित और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए
इसमें कड़े नियम लागू किए थे। ठीक, अन्य विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, इन्हें भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, इनके समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति शुरू की थी। ठीक, अलग अलग के विषय में बता दिया उन्होंने। फिर वह प्रसिद्ध दक्कन हिंदू राजा कौन था जिसने सेना के साथ बंगाली खाड़ी पार की और सुमात्रा, जावा, मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? ए राजा राज प्रथम, बी राजेंद्र चोल, सी पुलकेशिन और डी महिपाल द्वितीय। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका बी राजेंद्र चोल। पढ़ लेते हैं हम इसके विषय में। इसका आंसर राजेंद्र चोल है। नौसैनिक अभियान, चोल वंश के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के पास एक बेहद शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने बंगाली खाड़ी को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य अर्थात सुमात्रा, जावा और मलेशिया आदि के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान चलाया था। गंगाई कोंड, उत्तर भारत में गंगा नदी तक विजय अभियान चलाने के कारण उन्हें गंगाई कोंड चोल की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, गंगा को जीतने वाला। ठीक, अन्य विकल्प में हम राजा राज प्रथम के बारे में देख लेते हैं। ये राजेंद्र चोल के पिता थे। कौन? राजा राज प्रथम। इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता था और तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, मतलब उनको बनवाया था। पुलकेशिन पुलकेशिन के बारे में पढ़ लेते हैं। चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, तो इसके बारे में पता चल गया। आगे चलते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का औद्योगिकरण धीरे धीरे ही क्यों हुआ? ए पूंजीपतियों ने नए उद्योगों की स्थापना में सहायता की, बी नए उद्योग स्थापित करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई टेक्नीशियन आए, सी अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों पर कब्जा कर लिया और उन्हें पंगु बना दिया, डी लोग मशीन से बने नए सामानों के शौकीन थे। अब इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का औद्योगिकरण धीरे धीरे ही क्यों हुआ? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों पर कब्जा कर लिया और उन्हें पंगु बना दिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसका आंसर सी होगा, अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योगों पर कब्जा कर लिया और उन्हें पंगु बना दिया। वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन में बने तैयार माल का आयातक बाजार बनाना था। पारंपरिक उद्योगों का पतन, अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण कर टैक्स नीतियां लागू की, जिससे भारत के समृद्ध और विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, कपड़ा और कुटीर उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए। ठीक है, धीमा विकास, भारतीय उद्योगों को ना तो सरकारी संरक्षण मिला और ना ही पूंजी लगाने के लिए वित्तीय सहायता, जिसके कारण भारत में आधुनिक औद्योगिकरण की गति बेहद धीमी हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिष्क के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? भारत के बाहर बौद्ध धर्म का विस्तार, बी जैन धर्म का पुनरुत्थान, सी श्रीनगर में चौथी बौद्ध संगीत, डी गंधार कला विश्वविद्यालय का निर्माण। कनिष्क के शासन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपको बताना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, श्रीनगर में चौथी बौद्ध संघ परिषद। ठीक है, सी ही है इसका आंसर है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति। कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषता कश्मीर कुंडलवन, जो श्रीनगर के निकट है, में चौथी बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन था। ठीक है, महायान का उदय, इस परिषद की अध्यक्षता आचार्य वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी संगीत में बौद्ध धर्म के औपचारिक रूप से दो मुख्य संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अन्य विशेषताएं, कनिष्क के काल में भारत के बाहर मध्य एशिया और चीन बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और गंधार कला शैली का अत्यधिक विकास भी हुआ, परंतु धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन उनके शासन की सबसे विशिष्ट पहचान माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया और वे चाहते थे ए हरिजन इसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे, भारत की जनता छूतों के साथ समानता का व्यवहार करे, सी अस्पृश्यता को कानून के तहत अपराध घोषित किया जाए, समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए एक सामाजिक क्रांति हो। ठीक है, इसका आंसर बताना है 31 का, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, भारत की जनता छूतों के साथ समानता का व्यवहार करे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम।
बी ही इसका आंसर है। हृदय परिवर्तन पर जोर। महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि समाज के सवर्ण हिंदुओं के आत्म शुद्धि और हृदय परिवर्तन से होगा। ठीक है। हरिजन नाम दिया, उन्होंने अछूत समझे जाने वाले लोगों को हरिजन अर्थात ईश्वर के संतान नाम दिया और उनके सामाजिक सम्मान के लिए देशव्यापी अभियान चलाया। ठीक है। फिर दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम, गांधी जी चाहते थे समाज का हर नागरिक जातिगत भेदभाव छोड़कर सभी के साथ समानता और भाईचारे का व्यवहार करे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत नहीं है? गांधीवादी समाजवाद का सिद्धांत नहीं है। ए सामाजिक न्याय, बी गरीबों के प्रति चिंता लेकिन अमीरों के प्रति घृणा नहीं, सी सभी के लिए अवसरों की समानता, डी उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर इसका आंसर होगा आपका डी, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, डी ही इसका आंसर है। ठीक है। विकेंद्रीकरण और ट्रस्टीशिप। गांधीवादी समाजवाद राज्य की अत्यधिक शक्ति और सभी साधनों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के खिलाफ था। गांधी जी केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण के बजाय आर्थिक विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योगों और ट्रस्टीशिप अर्थात न्यायधारिता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। नैतिक दृष्टिकोण, इसमें सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया जाता है, लेकिन वर्ग संघर्ष या अमीरों के प्रति घृणा की कोई जगह नहीं होती, जैसा कि विकल्प बी में कहा गया है। ठीक। मार्क्सवादी समाजवाद से अंतर, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से मार्क्सवादी या साम्यवादी समाजवाद की विशेषता है, गांधीवादी समाजवाद की नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं हम। नवपाषाण काल की विशेषता यह नहीं है कि ए कृषि, बी तांबे का उपयोग, सी पशुओं का पालतूकरण और डी मछली पकड़ना। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी तांबे का उपयोग। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा। बी ही इसका आंसर है। ताम्रपाषाण काल, तांबे का उपयोग नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता नहीं है। मानव द्वारा खोजी और उपयोग की गई धातु तांबा थी, जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक एज में मुख्य रूप से हुई थी। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? इस काल में कृषि की व्यवस्थित शुरुआत हुई, बड़े पैमाने पर पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास हुआ। पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। मछली पकड़ना, शिकार करना, खाद्य संग्रह करना भी इस काल के जीवन का हिस्सा बन रहा है। लेकिन ताम्रपाषाण काल, तांबे का उपयोग इस काल की विशेषता नहीं है। किसकी? नवपाषाण काल की विशेषता नहीं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण था? औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले, जाटों, सिखों, राजपूतों आदि विभिन्न समुदायों के विद्रोह। उपरोक्त सभी कारकों ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। उपरोक्त सभी कारकों ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। साम्राज्य का पतन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन और पतन हुआ, जिसके पीछे कई आंतरिक और बाहरी कारण जिम्मेदार थे। ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध, मुगलों में गद्दी के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसके कारण औरंगजेब के बेटों और बाद के शहजादों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने साम्राज्य को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। बाहरी आक्रमण, नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने बची खुची मुगल शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया और दिल्ली को भारी नुकसान पहुंचाया। आंतरिक विद्रोह, औरंगजेब की कठोर धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के कारण जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों के लगातार विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य की नींव हिल गई। ठीक है। आगे चलते हैं हम। 35 नंबर क्वेश्चन, मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई? ए गुप्त काल में, बी वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी मौर्य काल में। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। वैसे तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। वैसे इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका गुप्त काल। ठीक है। वैसे हड़प्पा सभ्यता में भी आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं मूर्ति पूजा के। ठीक है। गुप्त काल है इसका आंसर। दिए गए विकल्पों के ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार ये आंसर दिया जा रहा है। ठीक है। मंदिर और मूर्ति पूजा का व्यवस्थित विकास, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता और कुषाण काल, गंधार व मथुरा कला में मूर्तियों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में व्यवस्थित रूप से मंदिर निर्माण और गर्भगृह में मूर्ति पूजा की वास्तविक शुरुआत गुप्त काल
से मानी जाती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। वैदिक काल, इस काल में लोग मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ व मंत्रोच्चारण पर बल देते थे। इस काल में मूर्ति पूजा या मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। मौर्य काल, इस काल में स्तूपों और स्तंभों का निर्माण अधिक हुआ है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के लिए स्थायी मंदिर संरचनाएं नहीं थी। ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नीति भारत में ब्रिटिश शासकों को दोहरी सरकार की मुख्य विशेषता थी? ठीक है। कौन सी नीति भारत में ब्रिटिश शासकों की दोहरी सरकार की मुख्य विशेषता थी? ए, अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों की सहायता के लिए राजस्व एकत्र किया और वे वस्तुतः नागरिक एवं सैन्य प्रशासन के प्रमुख बन गए। बी, सामान्य प्रशासनिक निकाय में दो प्रकार के शासन शामिल थे। सी, प्रशासन के मुख्य कार्य स्थानीय राजाओं के हाथों में थे और शेष ब्रिटिश शासकों के हाथों में थे। डी, भूमि के कुछ भाग स्थानीय राजाओं के शासन में थे और शेष भाग ब्रिटिश शासकों के शासन में थे। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों की सहायता से राजस्व एकत्र किया और वे वस्तुतः नागरिक एवं सैन्य प्रशासन के प्रमुख बन गए थे। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए ही इसका आंसर है। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के जरिए की थी। अधिकार और उत्तरदायित्व का विभाजन, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार और निजामत, नागरिक व सैन्य प्रशासन दोनों पर वास्तविक नियंत्रण मिल गया था। भारतीय अधिकारियों का उपयोग, कंपनी ने सीधे राजस्व वसूलने के बजाय भारतीय अधिकारियों जैसे मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को अपने उप दीवान नियुक्त किया। इसके कारण ब्रिटिश शासकों के पास बिना किसी जिम्मेदारी के असीमित वित्तीय और सैन्य शक्ति आ गई, जबकि स्थानीय नवाब के पास बिना किसी शक्ति के केवल जिम्मेदारी बची। ठीक है। समाप्ति, इस शोषणकारी व्यवस्था के कारण बंगाल में अराजकता फैल गई और 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं हम। वर्धा कांग्रेस में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? ए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। बी, समाज के लिए शिक्षा का सामाजिक महत्व। सी, अल्पसंख्यकों के लिए अलग संस्थाओं की मांग। डी, प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण। अब इसका आंसर बताइए, जल्दी बताना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसका ए ही आंसर है। वर्धा शिक्षा योजना 1937, महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में अपनी बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम का प्रस्ताव रखा था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और बच्चों को किसी न किसी व्यावसायिक हस्तशिल्प जैसे कताई बुनाई से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है। बिल्कुल सही है। आज के समय में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि स्किल बच्चों के अंदर सिखाई जानी चाहिए। ठीक है। जिससे क्या हो कि वो बड़े हो सके तो आत्मनिर्भर भी बन सके। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ए, रॉलेट अधिनियमन हुआ था उसका, रॉलेट एक्ट का अधिनियमन हुआ था। बी, सामुदायिक पुरस्कार। सी, साइमन आयोग का आगमन। डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, रॉलेट एक्ट का अधिनियमन हुआ था, अर्थात रॉलेट एक्ट बनाया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका ए ही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919, ब्रिटिश सरकार ने 19 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा गया है। ठीक। सीधा संबंध इसका क्या है? इसी कानून के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई थी, जहां यह दुखद घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको बोलते हैं। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। साइमन आयोग का आगमन 1928 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड अर्थात सामुदायिक पुरस्कार 1932 में घोषित हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसके सीक्वेंस याद रखना, यूपीएससी पूछ लेता है, बाकी इनको अलग अलग भी पढ़ लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन, कम्युनल अवार्ड और साइमन आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके सीक्वेंस भी याद रखना, क्योंकि वर्तमान समय में सीक्वेंस को घुमा फिरा करके पूछ लेता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन को 1921 में निलंबित कर दिया गया था। इसके बारे में बताना है आपको। 1921 में निलंबित कर दिया गया था। किस कारण से निलंबित किया गया था? ए, चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई थी।
बी, गांधी जी को 5 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया गया था। सी, सरकार ने भारतीय नेताओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। और डी, लोग इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसका आंसर बताना, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई थी, इसलिए इसको वापस ले लिया गया था। ठीक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, इसी कारण से इसको वापस या निलंबित कर दिया गया था। हिंसा घटना फरवरी 1922 में चौरी चौरा में भीड़ हिंसक हो गई थी। पुलिस स्टेशन में आग, प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। पुलिसकर्मियों की मौत। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी का निर्णय, गांधी जी पूर्णतः हिंसा के समर्थक थे और उन्होंने क्या कर लिया था, इसको निलंबित कर दिया था, इसको वापस ले लिया था। आंदोलन की समाप्ति, हिंसा से दुखी होकर उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, यही कारण है, आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी इमारतों में प्राचीन वास्तुकला से निम्नलिखित में से क्या अपनाया था। ए, मेहराब, बी, गुंबद, सी, मेहराब द्वार और डी, सजावट के आंकड़े। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मेहराब द्वार इसका आंसर है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्राचीन भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण हुआ, जिसे भारत इस्लामी वास्तुकला कहा जाता है। ठीक है, मेहराब द्वार का उपयोग प्राचीन भारतीय वास्तुकला से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी इमारतों के प्रवेश द्वारों और खिड़कियों में मेहराब द्वारों को अपनाया। ठीक है, मजबूती और सुंदरता, ये द्वार न केवल इमारतों को एक भव्य और आकर्षक रूप देते थे, बल्कि संरचनात्मक स्थिरता भी प्रदान करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ए, गांधी जी ने, बी, जयप्रकाश नारायण ने, सी, विनोबा भावे ने और डी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, विनोबा भावे। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम चल के। इसका आंसर विनोबा भावे है। शुरुआत, भूदान आंदोलन की शुरुआत संत विनोबा भावे ने 1951 में की थी। ठीक है, पहला गांव, इस आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसमें अमीर जमींदारों से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान करने का आग्रह किया गया था। रक्तहीन क्रांति, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। बिना किसी हिंसा या सरकारी कानून के जमीन का पुनर्वितरण करने के कारण इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस देवता का नाम बताइए जिसने ईसाई युग की शुरुआत में अपना महत्व खो दिया। ए, इंद्र ने, बी, ब्रह्मा ने, सी, विष्णु ने, डी, महेश ने। इसका आंसर बताइए। इस तरह क्वेश्चन पहले पूछ लिया करते थे। इसका आंसर होगा आपका ए, इंद्र ने। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यही आंसर है इसका। वैदिक काल में महत्व, ऋग्वैदिक काल में भगवान इंद्र सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। महत्व में कमी, उत्तर वैदिक काल और ईसाई युग की शुरुआत के साथ ही समाज में धार्मिक दृष्टिकोण बदलने लगा। त्रिमूर्ति का उदय, इस काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव जैसे त्रिदेवों की पूजा का महत्व बढ़ गया, जिससे इंद्र का सर्वोच्च स्थान कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में जागीरदार कौन थे। बड़े संपत्ति के मालिक, राज्य के वे अधिकारी जिन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीर दी गई थी, सी, राजस्व संग्राहक और डी, अकबर के अधीन स्वायत्त शासक। इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, राज्य के वे अधिकारी जिन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीर दी गई थी। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। राज्य के वे अधिकारी जिन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीर दी गई थी। जागीरदारी प्रथा, मुगल काल में अधिकारियों अर्थात मनसबदारों को उनकी सेवाओं के बदले नगद वेतन न देकर भूमि का एक टुकड़ा आवंटित किया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। ठीक है, राजस्व का अधिकार, इन अधिकारियों अर्थात जागीरदारों को आवंटित जागीर से केवल राजस्व टैक्स वसूलने का अधिकार होता था। ठीक है, स्थानांतरण, जागीरदारों का तबादला नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता था, ताकि वह किसी क्षेत्र पर अपना स्थायी नियंत्रण न बना सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोलंबो योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। कोलंबो योजना का मुख्यालय कोलंबो में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए आर्थिक विकास की एक योजना है। सी, यह 1981 में समाप्त होने वाला है। डी, कोलंबो योजना ने 1976 में अपनी रजत जयंती बनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, यह 1921 में समाप्त होने वाला था। ये कथन गलत है। ठीक है, और ये उस समय का करंट है, तो इससे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। बस आप कोलंबो योजना को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्या है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कथन गलत का कारण क्या है। कोलंबो योजना की शुरुआत
शुरुआती तौर पर 6 वर्षों के लिए की गई थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। हालाँकि नवंबर 1980 में इसकी परामर्शदात्री समिति कंसल्टेटिव कमेटी द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, इसलिए इसका 1981 में समाप्त होना गलत है कथन है, ठीक है। मुख्यालय और उद्देश्य, इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। रजत जयंती, इस योजना की स्थापना 1951 में हुई थी, जिसके फलस्वरूप इसने वर्ष 1976 में अपनी रजत जयंती मनाई, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के हस्तशिल्प नष्ट हो गए। बी, वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग शुरू किया गया। सी, विदेशी वस्तुओं पर भारी आयात शुल्क लगाया गया। और डी, सभी तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार मिल गया। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। भारत के हस्तशिल्प नष्ट हो गए। भाई, पश्चिमी औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत के हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग कई बार पढ़ते हैं। मशीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन की मिलों में बड़े पैमाने पर सस्ते कपड़ों और वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ, जिससे भारतीय हस्तशिल्प बाजार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया। वे औद्योगिक क्रांति, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन पर भारी कर लगाए, जिससे भारत का समृद्ध हस्तशिल्प और बुनकर उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कच्चे माल का निर्यात, भारत को तैयार माल के उत्पादक से बदलकर केवल ब्रिटेन की मिलों के लिए कच्चे माल जैसे कपास का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संगठन का सदस्य नहीं है? ये पिछले साल भी पूछा गया था, अर्थात 1979 में पूछा गया था। इसका आंसर बताना है। ए, स्विट्जरलैंड, बी, बहामास, सी, मॉरिशस और डी, डोमिनिकन गणराज्य। अब आपका इसका आंसर बताना है। आपका इसका आंसर क्या होगा? ए, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ, यह प्रश्न ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता की नीति के कारण लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। स्विट्जरलैंड वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना, ठीक है। ये पिछली बार भी पूछा गया था, विकल्प थोड़े इधर उधर कर दिए शायद। बहामास 1973 में, मॉरिशस 1968 में और डोमिनिकन गणराज्य 1945 में संस्थापक सदस्य, काफी पहले इसके सदस्य रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित से जान सकते हैं। किसके कारण जान सकते हैं? पुरातात्विक उत्खनन के कारण, समसामयिक संस्कृतियों के कारण, सी, ऋग्वेद के कारण और डी, जातक कथक कारण। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, ऋग्वेद। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। ऋग्वेद ही इसका आंसर है। एकमात्र साहित्यिक स्रोत, प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के इतिहास और समाज को जानने का मुख्य स्रोत ऋग्वेद ही है। सामाजिक और राजनीतिक ढांचा, ऋग्वेद से हमें उस समय के लोगों के जीवन, कबीलों, देवताओं और अनुष्ठानों की सटीक जानकारी मिलती है। अन्य विकल्प, जातक कथाएं बौद्ध धर्म और बाद के काल से संबंधित हैं, जबकि पुरातात्विक उत्खनन से इस काल के बहुत सीमित साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी का मत था कि सभी पुरानी परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए। बी, सभी पुरानी परंपराओं को त्याग देना चाहिए। सी, केवल वैज्ञानिक आधार पर आधारित परंपराओं का ही पालन किया जाना चाहिए। डी, उन परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए जो हमारे नैतिक मूल्यों को विरुद्ध हो। इसका आंसर बताइए 48 का क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, उन परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए जो नैतिक मूल्यों को विरुद्ध हो। ये सही बात है, ठीक है। इसका डी आंसर होगा। नैतिकता सर्वोपरि, महात्मा गांधी का मानना था कि कोई भी परंपरा या प्रथा चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, यदि वह मानवीय गरिमा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है तो उसे छोड़ देना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, वे अंधानुकरण के विरोधी थे और प्रत्येक सामाजिक नियम को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसने की बात करते थे। कुप्रथाओं का विरोध, इसी विचार के कारण उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी स्थापित पुरानी परंपराओं का कड़ा विरोध किया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उपनिषद हैं हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें, प्राचीन हिंदू कानून से संबंधित पुस्तकें, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर पुस्तकें और डी, ईश्वर से प्रार्थना। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें। पढ़ लेते हैं हम, हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें, यही आंसर इसका। दार्शनिक ग्रंथ, उपनिषद प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं जिन्हें गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान समाहित है। इन्हें वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ताकि गुप्त या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। मुख्य विषय क्या है?
इनमें महात्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मोक्ष जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है, जो हिंदू धर्म के वैचारिक आधार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? सत्य प्राप्त करने का एक मार्ग, बी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक तरीका, सी ईश्वर को जानने का एकमात्र मार्ग, डी स्वयं में एक लक्ष्य। इसका आंसर बताइए। सत्य प्राप्त करने का एक मार्ग। साधन और साध्य। महात्मा गांधी के दर्शन में सत्य अर्थात साधन, साध्य, सत्य, साध्य, इसका अर्थ है लक्ष्य, और अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, महात्मा गांधी के दर्शन में सत्य जो इसका लक्ष्य है, लक्ष्य जो है वो सत्य है, और अहिंसा क्या है? उसको प्राप्त करने का मार्ग है, साधन है। पूरक संबंध। वे सत्य और अहिंसा को एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनके अनुसार अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। ठीक है, व्यापक अर्थ। गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म से किसी का अहित न सोचना तथा सभी के प्रति असीम प्रेम रखना, यही उनका उद्देश्य था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन हो गए, अर्थात 21 से लेकर 50 तक हमने आज 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, वैसे 25-25 क्वेश्चन लेते थे, आज मैंने 30 क्वेश्चन ले लिया। अब आपके कितने क्वेश्चन बचे? 50 क्वेश्चन और बचे। अगली बार से हम लोग 25-25 करके उसको भी 2 पार्ट में समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस तरह इससे आपका लगभग 25-25 करके आप क्वेश्चन करेंगे तो लगभग जो है 7 पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते थे ना, तो इस तरह 7 पार्ट में समाप्त हो जाएगा। 1979 वाला जो था वो आपका 8 पार्ट में समाप्त हुआ था, ये 7 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो शुरू के हटा ही दीजिए। ठीक है, वो तो मैथ रीजनिंग के थे। इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ दोस्तों। आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, 2027 में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।